सेक्शन फार्मूला का सबसे पहले मैं अर्थ बता दूं कि ये सेक्शन फार्मूला क्या है, ठीक है ना। तो सेक्शन फार्मूला है ना कि जैसे मान लीजिए कि आप एक स्टूडेंट हो, ठीक है, और आप क्लास 10th का स्टूडेंट हो और आपके जैसा 1000 विद्यार्थी हैं जो कि स्कूल में हैं और उनको अरेंज करना है, एक हॉल में बैठे हुए हैं। तो टीचर वहाँ का, प्रिंसिपल वहाँ का, डायरेक्टर, ये सब क्या करेंगे कि अलग अलग सेक्शन में डिवाइड कर देंगे सभी बच्चों को, सेक्शन के रूप में उसको बैठा देंगे कि क्या करेंगे कि 10 सेक्शन बनाएंगे, 10 में 100 स्टूडेंट रहेगा। इस तरह से उसको डिवाइड कर दिए और 100 स्टूडेंट को एक एक सेक्शन में डालते गए। जस्ट वही सेक्शन है ना, वही सेक्शन यहाँ पर भी है। ये जो सेक्शन फार्मूला है ना, उसी तरह से यहाँ पर भी होता है डिवीजन। जैसे बच्चों का डिवीजन हुआ ना कि सेक्शन में डिवीजन कर दिए, उसी प्रकार से यहाँ पर लाइन रहता है और लाइन को डिवाइड किया जाता है। तो उसी को बोलते हैं सेक्शन फार्मूला, जो जिसके माध्यम से लाइन का डिवीजन पता कर सकते हैं या डिवीजन कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए लाइन का डिवीजन करना है, तो लाइन तो बहुत सारे होते हैं। तो जैसे इस लाइन का डिवीजन करना है, ठीक है ना, ये लाइन एच है, ये लाइन को डिवीजन करना है, तो इसका लंबाई सबसे पहले आप क्या करिएगा कि ज्ञात कीजिएगा और 2 भाग में इसको डिवाइड करना है, तो बीच में से इसको काट दीजिएगा। तो कैसे काट दीजिएगा कि इसका लंबाई पता करिएगा एक्स एक्सिस पर जा करके। यहाँ पर जो एक्स एक्सिस पर जो लाइन है ये 0 से लेकर के 4 तक यानी 4 है, इसका 4 यूनिट इसका लंबाई है। अब 4 को क्या करिएगा कि 2 से डिवाइड करके इसको बीच में से काट दीजिएगा और ये दोनों तरफ सेम, मतलब आधा आधा बढ़ जाएंगे, ये हो जाएगा मिड पॉइंट। ये तो एक पॉइंट हुआ जो कि इस लाइन को 2 भाग में बांट रहा है, 2 इक्वल भाग में बांट रहा है। अगर मान लीजिए कि ऐसा भी कहीं कहीं रहता है कि एक पॉइंट है जिसका वैल्यू बताइए जो कि एक लाइन को 3:5 में डिवाइड कर रहा है, 1:2 में डिवाइड कर रहा है, 3:5 में डिवाइड कर रहा है, इस तरह के क्वेश्चन रहेंगे। तो उनको भी बनाने के लिए आसान तरीका है। उनको क्या करेंगे कि मान लेंगे कि रेशियो x है और लंबाई के बराबर कर देंगे। तो मान लीजिए कि 3:2 दिया हुआ है, तो मान लेंगे कि रेशियो x है और 3x + 2 = इसका लंबाई, और इस तरह से रेशियो फाइंड कर लेंगे तो दोनों तरफ का लेंथ निकल जाएगा और बीच में जो बचेगा वो पॉइंट होगा जो कि उस लाइन को उतना रेशियो में डिवाइड करेगा। तो इस तरह से इस सीधा लाइन था तो इसको डिवीजन कर दिए। और अगर मान लीजिए कि ये सीधा लाइन नहीं है, ठीक है ना, मान लीजिए कि कोई सीधा लाइन नहीं है, उसका डिवीजन करना है। जैसे ये लाइन है, ये ए बी लाइन है ना, इस लाइन को डिवीजन करना, तब क्या करिएगा तो ग्राफ में सीधा क्या करिए ना कि आप तिरछा लाइन देना तो उसको ट्रिएंगल बना दीजिए। सबसे आसान तरीका कि आप उसको ट्रिएंगल बना दीजिए। मन हो तो और कुछ बना दें, ट्रिएंगल जैसे यहाँ पर बना करके और इसका लेंथ फाइंड कर लिए। यहाँ पर राइट एंगल ट्रिएंगल बन गया, यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बन गया। कोई पूछते कि यहाँ पर 90 डिग्री एंगल क्यों बना, ये हमको प्रूफ करके बताओ कि क्यों बना 90 डिग्री एंगल। तो उसको सीधा तौर पर उसको जवाब दीजिएगा ना कि ग्राफ है साहब जी, इसमें जितने भी लाइन होते हैं वो हर पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं और वो भी 4-4 एंगल बनाते हैं हर पॉइंट पर। जैसे ये पॉइंट है, इसको एक पॉइंट मान लीजिए, कहीं पर भी पॉइंट मान लीजिए, यहाँ पर भी पॉइंट है, ठीक है ना। ग्राफ पर हर एक पॉइंट पर लाइन इंटरसेक्ट करता है और जो कि 4-4 एंगल बनाते हैं, चारों के चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं। तो 90 डिग्री के 4 एंगल बनाते हैं। तो यहाँ पर ये एक पॉइंट है ना जिसमें इधर 90 डिग्री एक बन रहा है जो कि अपना एक ट्रिएंगल में, ये वाला ट्रिएंगल जो अपना ट्रिएंगल बना है, इस ट्रिएंगल में है एक 90 डिग्री और बाकी 3 90 डिग्री इधर हैं, इधर इधर 3 90 डिग्री है। तो एक 90 डिग्री तो हमारा ट्रिएंगल में आ गया। तो जब एक ट्रिएंगल में 90 डिग्री आ जाए तो उसको राइट एंगल ट्रिएंगल बोलेंगे ना। तो ये हमारा राइट एंगल ट्रिएंगल आ गया। अब आपको तो पता ही है कि पाइथागोरस अंकल ने क्या दिए थे, तो दिए थे तो उसको रखना नहीं है, उसका यूज करना है। तो ये दोनों साइड मिल ही गया, तो इसको अंडर रूट करके स्क्वायर करके जोड़ देंगे, बाकी आ जाएगा ये साइड है, हो गया ये। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर आप ट्रिएंगल बना लिए, ये ट्रिएंगल बना लिए, तो ये तो आपको आसान लगा ट्रिएंगल बनाना। इसके जगह पर और कुछ भी बना सकते थे। जैसे मान लीजिए कि इस पर इसको डायमीटर मान करके आप एक सर्कल भी खींच ले, लेकिन सर्कल निकालना तो उसका लेंथ निकालना तो बहुत ही हार्ड हो जाएगा फिर वैसे, तो उसको नहीं बनाएंगे। यहाँ पर स्क्वायर बना सकते हैं, ये जो है ना, या रेक्टेंगल बना सकते हैं। तो इस तरह से रेक्टेंगल इसको बना लीजिए, यहाँ से टोटल ऐसे रेक्टेंगल बना लीजिए तो रेक्टेंगल बन जाएगा। तो ये जो है ना, ये इसका जो विकर्ण जो है ये डायगोनल, ये आप डायगोनल आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आप निकाल लीजिएगा ये डायगोनल में क्या करते हैं कि ये दोनों साइड का अंडर रूट करके स्क्वायर कर देते हैं। वही चीज़ है पाइथागोरस थ्योरम, अंडर रूट में दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे। पाइथागोरस जी, यार कोई बड़ा फार्मूला ये नहीं दे दिए, ये छोटा सा फार्मूला है जो कि इसी बचपन का फार्मूला है, बस खाली उसी को बोल दिए, अपना नाम दे दिए कि पाइथागोरस। सब यूज करता है,
क्या करिएगा, आप भी कुछ दीजिए, अपना नाम का कोई फार्मूला चूज करिए, दीजिए, आपका भी नाम से होगा। आप भी समझो कि ये एक मैथमेटिशियन हो, क्योंकि हर एक मैथमेटिक्स का बच्चा मैथमेटिशियन होता है। जो भी मैथ बना रहा है, सब्जी बेचने वाला, फल बेचने वाला, सभी एक मैथमेटिशियन होता है, क्योंकि वो भी मैथ का कैलकुलेशन करता है। तो आप भी एक मैथमेटिशियन हो। आप पहले के जो मैथमेटिशियन थे उनसे बड़ा आप मैथमेटिशियन हो, क्योंकि वो इतना छोटा में हर चीज़ वो नहीं जान गए थे जितना अभी आप जानते हो। क्लास 10 तक अगर आपका टेस्ट लिया जाए ना, तो आप बहुत चीज़ बता दोगे, जो कि पहले वाले व्यक्ति जो थे मैथमेटिशियन थे उनको इतना बारे में पता नहीं था, बहुत ही कम जानकारी थी। वो तो बहुत ज़्यादा कितने साल बीत गए तब जा कर के इतना नॉलेज मिला है उन सबको, अब तक महान है, बहुत सारे वर्ष हो गए। तो इसलिए आप भी एक मैथमेटिशियन है, आप भी तैयार कीजिए, एकदम मस्ती से बनाइए मैथ। तो ये सेक्शन फार्मूला है ना, कि ये जो तिरछा लाइन है ना, इसी को डिवाइड करने का एक फार्मूला है, और डिवीजन इस फार्मूले के आधारित इसी पर मतलब होता है। तो हम क्या करेंगे कि इस फार्मूला को हम खुद से निकालेंगे, क्योंकि आप ही मैथमेटिशियन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप खुद निकालिए फार्मूला, हमें टीचर की ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई पुस्तक की ज़रूरत है। आप खुद एक गाइड हैं, आप खुद एक किताब हैं, आप खुद एक मैथमेटिशियन हैं, आप खुद टीचर हैं। आप खुद अपने से बना सकते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, ना कि साइंस है। साइंस में भी आप बना सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो ये मान लीजिए कि आपका ये लाइन है, अब आपको डिवीज़न करना है। आप खुद से इसको सोचिए कि कैसे इसको डिवीज़न किया जाए, और किस तरीक़े से इसको करेंगे, और कैसे इसका फार्मूला निकालेंगे, आप खुद से हम लोग करेंगे। देखिए क्या करेंगे ना, कि ये जो लाइन है तिरछा, और मान लीजिए कि इसको m/n के रूप में डिवाइड करना है, या x/y में डिवाइड करना है, a/b में डिवाइड करना है, कोई भी रेशियो मान लीजिए, तो इसको डिवाइड करना है। तो डिवाइड करेंगे तो बीच में तो कोई ना कोई पॉइंट बनेगा। तो वो पॉइंट को अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर ये एक पॉइंट है जो कि इसको m/n के रूप में डिवाइड कर रहा है। ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट जो है m/n के रूप में डिवाइड कर रहा है। किसको डिवाइड कर रहा है? ये जो ब्लू वाला जो डार्क लाइन है AB, इसको डिवाइड कर रहा है m/n के फॉर्म में। जैसे मान लीजिए कि m का वैल्यू और n का वैल्यू अगर 1-1 रखते हैं ना, तो समझिए कि आधा आधा दोनों तरफ डिवाइड करता है, क्योंकि 1:1 मतलब दोनों सेम बराबर। तो दोनों बराबर मतलब ये वाला इसके बराबर, इधर वाला जो है इसके बराबर, ये दोनों मतलब आपस में बराबर होंगे, तो मतलब आधा आधा, ये मिड पॉइंट हो जाएगा। तो m/n की जगह पर कुछ भी आप रख सकते हैं, 3:5, 6:3, 6:7, 6:7:13, ये सब कुछ भी आप रख सकते हैं। तो m/n एक वेरिएबल आप मान लीजिए। तो आप कहिएगा, यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट AB को 2 भाग में बांट रहा है। और कैसे बांट रहा है? तो m/n के रूप में बांट दे रहा है। ये जो दोनों भाग का है, दोनों भाग का रेशियो m/n आ जा रहा है, ये पॉइंट, ठीक है ना। और यही चीज़ निकाला जाता है सेक्शन फार्मूला से। सेक्शन फार्मूला के माध्यम से आप इस पॉइंट का क्वाड्रेंट निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि इसका XY का कुछ भी वैल्यू होगा, तो उसको निकाल सकते हैं। और ये जो रेशियो है m और n, ये दोनों का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। मैं mn बोल रहा हूँ इस कारण कि मुझे याद हो गया ये चीज़, ठीक है ना। आप कुछ भी बोल सकते हो, आप XY बोल सकते हो, ABCD, कुछ भी जो मन में आए वो बोलो, उतना रेशियो में, ठीक है ना। लेकिन वेरिएबल बोलो, क्योंकि कांस्टेंट में कोई एक का मतलब ज़्यादा वैल्यू देना अच्छा नहीं है, इसलिए आप वेरिएबल बोलो। वेरिएबल मतलब सबको लेकर के चलना। तो यहाँ पर मान लीजिए कि ये जो पॉइंट है m/n के रूप में डिवाइड कर रहा है, और ये पॉइंट का पता कैसे लगाएंगे? तो ये जो फार्मूला है ना, यही फार्मूला जो मिला है ना, जो दिए हैं मैथमेटिशियन ये सब, इसी फार्मूला के माध्यम से इस पॉइंट का पता लगाएंगे। और रेशियो दिया हुआ रहेगा, तो रेशियो कुछ भी दिया हुआ रहेगा, तो कोई कुछ भी दिया हुआ रहेगा तो सबका वैल्यू देना, इसलिए आप वेरिएबल मान लीजिए। तो वेरिएबल मान लेंगे m/n या x/y, a/b, c/z, कुछ भी। तो m/n मान लेते हैं कि इसका है, जो कि m/n के रूप में इस लाइन को डिवाइड कर रहा है कौन? तो ये पॉइंट, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट का भी वैल्यू मान ले रहे हैं कि XY पॉइंट है, ये पॉइंट है XY, ठीक है। और XY पॉइंट जो है, ये इस लाइन को डिवाइड कर रहा है m/n के रूप में, ठीक है ना। अब इतना चीज़ हमें मिल गया, इतना चीज़ हम माने हैं। और माने क्यों ये चीज़ को? क्योंकि हमें सेक्शन फार्मूला पता लगाना कि ये है कहाँ। अभी तो हमें नहीं मिला है सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला हम किताब में से भी ढूंढने नहीं जाएंगे, टीचर से भी पूछने नहीं जाएंगे, इसको खुद से बनाएंगे। तो एक चीज़ देखिए, मैथ में होता है कि एक चीज़ होता है, ठीक है ना, कि जैसे मान लीजिए कि आपको कोई चीज़ निकालना है। अगर आपको जैसे मान लीजिए कोई चीज़ निकालना है,
अगर उसके लिए निकालने के लिए कोई कंटेंट ये सब नहीं दिया हुआ है तो आप उसको डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए ना कि आपको एक फार्मूला मिल गया, उस फार्मूले से आप मान लीजिए ना कि ये जैसे ये कोई फार्मूला है, फार्मूला से इस फार्मूले के माध्यम से आप कोई चीज़ का वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है ना, कोई चीज़ का वैल्यू निकाल रहे हैं। तो शुरू में आप फार्मूला रखें तब आपको वैल्यू मिला, अगर शुरू में वैल्यू रखते तो आपको फार्मूला मिलता। ये चीज़ आपको बहुत कम लोग को पता होता है, इसलिए हर कोई नहीं चाहता है फार्मूला निकालना। मतलब हर कोई फार्मूला का यूज करके वैल्यू निकालता है, ना कि वैल्यू का यूज करके फार्मूला निकालता है। यही चीज़ की कमी है। तो आप क्या करिए ना कि वैल्यू को पहले ही मान लीजिए। तो हमें सिर्फ पता है यही कि सेक्शन फार्मूला से निकाला जाता है ये एक्स वाई का मान और एम एन का मान। तो एम एन क्या है, एम रेशियो एन है रेशियो, जो कि डिवीजन इसका हो रहा है एम रेशियो एन में, और किस पॉइंट पर रहता है, एक्स वाई पॉइंट पर। तो ये सभी का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो इतना को हम मान लिए, और इतना को जब मान लिए ना तो हमें लास्ट में मिल जाएगा सेक्शन फार्मूला, क्योंकि जो सेक्शन फार्मूला से जो निकालते हैं ना वही चीज़ हमें हम मान लिए हैं। तो हम मान लिए तो सेक्शन फार्मूला मिल जाएगा। अगर सेक्शन फार्मूला अगर शुरू में लेकर के चलते हैं तो ये वैल्यू मिलता, ठीक है ना। तो हम वैल्यू को पहले मान लेंगे तब हमको मिलेगा सेक्शन फार्मूला। तो यहाँ से हम वैल्यू को मान लिए। अब देखिए यहाँ पर जो है ना कि एक्स वाई जो पॉइंट है, ये क्या हम बोले कि एक्स वाई जो पॉइंट है ए बी को एम रेशियो एन के रूप में डिवाइड कर रहा है। तो इसको आप लिखेंगे इस तरीक़ा से, लिखेंगे इसको कि लेट द पॉइंट एक्स वाई डिवाइडिंग द लाइन ए बी इन द रेशियो ऑफ एम रेशियो एन। ये जो एक्स वाई जो है एम रेशियो एन के रूप में ए बी को डिवाइड कर दे रहा है। नाउ वी हैव टू सिमिलर ट्रिएंगल। अब देखिए तो इसमें सिमिलर ट्रिएंगल है ना, यहाँ पर ये एक ट्रिएंगल है, एक ट्रिएंगल है। अब सिमिलर ट्रिएंगल कैसे है, तो इसमें 90 डिग्री शामिल है, इसमें भी 90 डिग्री शामिल है। अब 90 डिग्री कैसे यहाँ पर आया, तो यहाँ पर जैसे आया उसी तरीक़ा से यहाँ पर भी आ गया, क्योंकि इंटरसेक्शन है लाइन का, ये ग्राफिकल यूनिट है, और जिस लाइन का इंटरसेक्शन है वहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना है, चार 90 डिग्री, जिसमें एक 90 डिग्री ट्रिएंगल में चला गया, बाकी 3 बाहर हैं, और यहाँ पर एक 90 डिग्री ट्रिएंगल में गया है। तो ये दोनों के दोनों राइट एंगल ट्रिएंगल है। अब सिमिलर ये कैसे हुआ, तो ये अब सिमिलर इस तरीक़ा से हुआ। देखिए यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ना, ये जो है डायगोनल, ये जो आपका जो हाइपोटेनस है ये दोनों में समान है। ये दोनों का एक ही हाइपोटेनस है, जो कि मतलब ये दोनों ट्रायंगल में शामिल है। अब ये एक ही लाइन है, तो जब भी किसी भी लाइन पर यहाँ पर मान लीजिए कि x डिग्री का एंगल बना रहा है इस लाइन पर, तो उसी के पैरेलल ऊपर वाले लाइन पर भी x डिग्री का एंगल बनाएगा, क्योंकि ये यहाँ से ओरिजिन से ही जा रहा है x डिग्री के एंगल पर। कोई भी डिग्री मान लीजिए कि z डिग्री के एंगल पर, तो यहाँ से z डिग्री के एंगल पर ऊपर जा रहा है, तो कहीं पर भी इसके पैरेलल लाइन, जो भी पैरेलल लाइन हम बनाएंगे वहाँ पर z डिग्री का एंगल बनाएगा। तो इस तरह से ये दोनों ट्रायंगल में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो गया, और ये 90 डिग्री दोनों में है ही, तो दो एंगल बराबर, तो तीसरा एंगल भी बराबर। तो फिर तीनों एंगल बराबर, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। अब सिमिलर हो गए तो उसका प्रॉपर्टी क्या है, उसका प्रॉपर्टी है, देखिए उसका प्रॉपर्टी यहाँ पर लिख देंगे कि उस जो सिमिलर ट्रायंगल है उसका गुण क्या है। तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ऑफ रेशियो ऑफ सिमिलर ट्रायंगल इज ऑलवेज इक्वल। इसका जो सिमिलर ट्रायंगल का जो है जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड होता है वो उसका रेशियो हमेशा इक्वल होता है। तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कैसे, अब उसको पता लगाइए। देखिए कॉरेस्पॉन्डिंग साइड क्या होता है, जैसे मान लीजिए ना कि यहाँ पर दो ट्रायंगल है, एक ये वाला ट्रायंगल है और एक ये वाला ट्रायंगल है, ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल है। अब इसमें जो हाइपोटेनस है दोनों का, एम एन जो है दोनों का हाइपोटेनस है। एम रेशियो एन अगर आप लिखते हैं, ये दोनों का अगर रेशियो निकालते हैं तो ये बेस का भी रेशियो सेम रहेगा, ये परपेंडिकुलर का भी रेशियो सेम रहेगा। तो ये रहा आपका सिमिलर ट्रायंगल का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है इस तरह से। तो ये इसका गुण है सिमिलर ट्रायंगल का। चलिए, तो ये हो गया हमारा इक्वल सिमिलर ट्रायंगल से, मतलब इसका रेशियो इक्वल हो गया। तो एम रेशियो एन के बराबर एम एन जो है ये जो हमारा वेरिएबल है, यहाँ पर हमें पता नहीं है क्योंकि हम माने हैं, और ये तो पता कर सकते हैं, ये बाकी ये जो तीनों साइड हैं ये तो पता कर सकते हैं। तो वेरिएबल के बराबर अगर कांस्टेंट हो जाए तो उस वेरिएबल का तो वैल्यू निकल जाएगा ना। अगर ये एम एन जो है वेरिएबल हैं तो इन दोनों के अगर इन दोनों से तुलना अगर की जाए तो इसका वैल्यू तो आसानी से निकल जाए। अगर
मान लीजिए कि ये यहाँ पर इसमें आप पढ़ें, यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ रेशियो ऑफ सिमिलर ट्रायंगल इज ऑलवेज इक्वल। तो एम रेशियो एन को अगर हम कंपेयर करते हैं बेस रेशियो बेस से, तो बेस रेशियो बेस बराबर होगा, परपेंडिकुलर रेशियो परपेंडिकुलर भी बराबर होगा। तो बेस ए के और इसका बेस ई जे, तो ए के बटा ई जे एम एन के बराबर। यहाँ पर देखिए एम एन के बराबर ए के बटा ई जे, और परपेंडिकुलर ई के यहाँ पर है, और यहाँ पर परपेंडिकुलर है बी जे, तो ई के बटा बी जे, तो यहाँ पर ई के बटा बी जे तीनों आपस में बराबर हो गए। अब बराबर हो गए तो अब ए के और ई जे का वैल्यू निकालिए। तो ए के ई जे का वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए इसको आप बहुत अच्छा से समझिएगा, यही चीज़ इसमें अभी यहाँ पर मेन है। इसको अच्छा से नहीं समझे तो फिर आगे आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसको बहुत अच्छा से समझने के प्रयास करेंगे। तो देखिए अब है कि ए के का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। तो ए के का वैल्यू जिस तरह से आप इसका इस वाले साइड का आप वैल्यू निकाले थे, यहाँ पर ये वाला जो है इसका डिवीजन शुरू में किए थे, बीचों बीच मिड पॉइंट बना था, इसका लेंथ निकाले थे, उसी तरह से इसका भी निकालेंगे, क्योंकि ये भी उसी तरह का एक सीधा एक हॉरिजॉन्टल लाइन है एक्स एक्सिस पर। तो इसका लेंथ निकालना है, तो इसके सामने वाले एक्स एक्सिस पर आ जाइए। तो यहाँ पर 6 है, 6 में से 4 घटा देंगे तो 2 आ जाएगा इसका वैल्यू। ये आपको साफ यहाँ पर दिख रहा है ना, 6 में से 4 घटा देंगे तो 2 आ जाएगा। लेकिन हमें 2 नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पर हम सब चीज़ माने हैं वेरिएबल, ठीक है ना। ये शुरू से ही हमारा वेरिएबल रहा है, क्योंकि हम फार्मूला निकाल रहे हैं। फार्मूला अगर वेरिएबल में पूरा चीज़ नहीं ना आए तो आपका फार्मूला बिगड़ जाएगा, लास्ट में नहीं आ पाएगा। तो इसलिए पूरा हर एक चीज़ वेरिएबल रखिए। तो यहाँ पर इस लेंथ को निकालने के लिए हम क्या किए कि ये बड़ा वाला पॉइंट में से छोटा वाला पॉइंट घटा दिए। बड़ा वाला पॉइंट 6 था और छोटा वाला 4 था, 4 में से 6 घटा दिए। लेकिन यहाँ पर जो वेरिएबल इसका वैल्यू है, तो यहाँ पर जो एक्स एक्सिस का मान कितना है, तो यहाँ पर एक्स है। यहाँ पर देखिए इस पॉइंट का जो वैल्यू है वहीं पर वही वाला वैल्यू यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा। इस लाइन में कहीं पर भी उस पॉइंट का वैल्यू एक्स होगा, मतलब यहाँ पर वैल्यू समान होगा। और इस लाइन में जो है एक्स का वैल्यू कितना है, तो इस लाइन में इस पॉइंट पर एक्स का वैल्यू x1 है, तो इस लाइन के पूरे पॉइंट पर यहाँ पर भी x1 पूरा पॉइंट पर x1 होगा, और यहाँ पर होगा x। तो x में से x1 घटा देंगे तो बीच का डिस्टेंस आ जाएगा ना। जैसे 6 में से 4 घटा है तो बीच का डिस्टेंस 2 आ गया, तो x में से x1 घटा देंगे तो बीच का डिस्टेंस मिल जाएगा हमें। तो हमें वेरिएबल लेना है, तो x माइनस x1 लिखेंगे, ना कि 6 में से 4 घटा करके 2 लिख देंगे, नहीं, हमें वेरिएबल लेना है। तो x में से x1 को घटा देंगे तो x माइनस x1 आ जाएगा ये साइड। इसको लिख सकते हैं या इसको, ये दोनों बराबर है, तो इसको लिख लेंगे। हमें इसकी ज़रूरत है, ए के की ज़रूरत है, ए के लाइन इसकी ज़रूरत है, तो इसका वैल्यू हम लिख लेंगे x माइनस x1। अब आप बोलिएगा कि y को क्या किए, y भी तो यहाँ पर था। तो यहाँ पर देखिए इस वाले पॉइंट में y को हम इस कारण नहीं लिए क्योंकि y का वैल्यू बढ़ घट रहा है और y की हमें ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर y की ज़रूरत कब पड़ती, यहाँ पर ये जो y है ना इस वाले पॉइंट में y की वैल्यू हम नहीं लिए, इस कारण नहीं लिए कि यहाँ पर इस वाले लेंथ के हिसाब से हमें इसके बराबर करना था। अगर इसका हमें लेंथ निकालना है, ठीक है, ये एक लाइन है तो इसका तो कोई चौड़ाई नहीं है। अगर इसका चौड़ाई रहता तब यहाँ से निकालते हैं, ठीक है ना। इसका अगर कुछ चौड़ाई अगर रहता, मान लीजिए कि ये आपका है, ठीक है, ये आपका रेक्टेंगल है, ये आपका रेक्टेंगल है, तो आप इस तरह इस तरफ वाले साइड जो है, ऐसा साइड और ऐसा साइड, इस तरह वाले साइड को क्या करेगा कि वाई एक्सिस से निकालिएगा। यहाँ पर का जो वैल्यू रहेगा वही चीज़ इसका भी वैल्यू रहेगा और इसका भी वैल्यू रहेगा। अगर आपका इसका वैल्यू निकालना है तो इसके लिए जाइएगा आप एक्स एक्सिस पर, तो एक्स का वैल्यू सिर्फ लेंगे 6 4, ये सभी जितना भी है सब एक्स का सिर्फ वैल्यू है, ना कि इसमें से भी कुछ लाया गया है, कुछ भी नहीं है उसका। और इसका वैल्यू निकाल रहे हैं तो सब वाई का जो है वैल्यू यूज कर रहे हैं। उसी तरह से यहाँ पर भी हम यूज कर रहे हैं, किसका, इस पर निकाल रहे हैं तो एक्स का ही वैल्यू यूज करेंगे। तो यहाँ पर एक्स का वैल्यू एक्स है, ये वेरिएबल वाला, यहाँ पर एक्स का वैल्यू एक्स और यहाँ पर वाई का एक्स का वैल्यू x1। तो x में से x1 को घटा दिए तो ये डिस्टेंस निकल गया, तो यहाँ पर लिख देंगे x माइनस x1। तो अब देखिए तो उस चार्ट में नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर एक चार्ट आएगा, 1 मिनट में दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखिए ये आपका एक चार्ट आ गया है जिसमें सभी का वैल्यू लिखा हुआ है। तो यहाँ पर x माइनस x1 इसका आया था, तो x माइनस x1, यहाँ पर x का वैल्यू x है और यहाँ पर x का वैल्यू x1 है, तो x बड़ा वाला में से छोटा वाला घटा दिए तो x माइनस x1, इसका वैल्यू यहाँ पर आ गया x माइनस x1 आ गया ना। अब ई जे को निकालना है, तो ई जे किधर है, तो ये वाला ई जे रहा आपका,
ये वाला है आपका ई जे। तो ई जे का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो जैसे इसका निकालें इधर वाले पॉइंट में से इसको घटा दिए, तो इधर इसको भी वैसे ही करेंगे कि इधर वाले पॉइंट में से इसको घटा देंगे। तो यहाँ पर एक्स का वैल्यू कितना है, और सिर्फ एक्स का वैल्यू घटाए हैं। देखिए एक्स का वैल्यू क्यों घटाए, क्योंकि ये जो है हॉरिजेंटल लाइन है एक्स एक्सिस पर, अगर ये वर्टिकल लाइन रहता ना तो इधर हम चले आते हैं। जैसे इसका निकालना रहता ना तो यहाँ पर से निकालते वाई का वैल्यू से, तो हमें निकालना किसका है, ये जो इसका, तो इसके सामने आएंगे, इसके सामने यहाँ से निकालेंगे, तो वाई का वैल्यू लेंगे, एक्स का वैल्यू लेंगे, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पर इसका डिस्टेंस मतलब ऑक्यूपाई हो रहा है, इसलिए एक्स का वैल्यू लेंगे। तो यहाँ पर एक्स का वैल्यू जो है x2 है, और यहाँ पर एक्स का वैल्यू x है, ठीक है ना। इस वाले लाइन में जो पॉइंट है, इस वाले जितने भी लाइन हैं इसमें x का वैल्यू x2 होगा, ठीक है ना। यहाँ पर x2 है, यहाँ पर भी x2, यहाँ पर भी x2, ये सब जहाँ भी पॉइंट आप ले लीजिए x2 रहेगा। तो यहाँ पर भी x2 होगा, x2 में से यहाँ पर वाला पॉइंट है x, तो x2 में से x घटा देंगे। y का वैल्यू नहीं लेना है, क्योंकि इसके सामने वाले x एक्सिस का यूज कर रहे हैं, तो सिर्फ x का वैल्यू लेना है। तो बड़ा वाला x में से छोटा वाला x घटा देंगे, तो बड़ा वाला x यहाँ पर है x2 और छोटा वाला x है x, तो x2 माइनस x किसका वैल्यू आ जाएगा, इसका x2 माइनस x आ जाएगा ई जे का वैल्यू। तो ई जे का वैल्यू देखिए x2 माइनस x यहाँ पर है ना। चलिए अब आपको निकालना है ई के का वैल्यू किधर है, तो ई के का वैल्यू में आप आ जाइए, यहाँ पर जूम कर देता हूँ ताकि क्लियर आपको पता चल सके। देखिए यहाँ पर ई के है, ये है ना, ये ई के, इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। इसका वैल्यू निकालने के लिए क्या करिएगा, इसके सामने आ जाइएगा वाई एक्सिस पर, इसके लिए एक्स पर नहीं ना जाइएगा, क्योंकि एक्स का इसका कोई मतलब नहीं है। इस पर अगर इसका ब्रेथ अगर रहता, इसका चौड़ाई रहता, तब हम एक्स एक्सिस पर जाते उसको नापने के लिए, लेकिन हमें सिर्फ लंबाई दिया हुआ है, लाइन का सिर्फ लंबाई होता है। तो इसका लंबाई निकालने के लिए यहाँ पर आ जाएंगे इस वाले पर, यहाँ पर जो डिस्टेंस रहेगा वही इसके बराबर होगा, वही डिस्टेंस इसके बराबर होगा। तो इसका डिस्टेंस यहाँ से अगर मान लीजिए कि निकालते, सपोज दैट कि इसका डिस्टेंस निकालना है, तो इसका डिस्टेंस निकालने के लिए आप क्या करिएगा कि बड़ा वाला में से छोटा वाला घटा दीजिएगा। यहाँ पर 6 है, 6 में से 3 घटा दीजिएगा। तो ठीक उसी प्रकार इस वाले लाइन में जो यहाँ पर जो पॉइंट होगा, उस पॉइंट से इस वाले पॉइंट को घटाइएगा। तो इस वाले पॉइंट पर पता है कि क्या है, इस वाले पॉइंट पर हमें क्या है मिला है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वाई का वैल्यू दिया हुआ है वाई, यहाँ पर मिल गया ना वाई। तो ये पॉइंट पर वाई का वैल्यू वाई है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है ना। वाई का वैल्यू यहाँ पर वाई है, और यहाँ पर वाई का वैल्यू y1 है। ये देखिए इस वाले पॉइंट पर y1 है, तो आगे वाले पॉइंट पर इधर पूरा y1 होगा। तो इस वाले पॉइंट पर y1 और इस वाले पॉइंट पर y, तो बड़ा वाला y है और छोटा वाला y1 है। कैसे बड़ा है y, तो y है ऊपर, और ऊपर जाएगा तो 6 7 8 9 10 ऊपर बढ़ता जाएगा, तो y है बड़ा और y1 है छोटा, तो y में से y1 को घटा देंगे तो ये वाला डिस्टेंस निकल जाएगा ना। तो y माइनस y1 इसका लिख सकते हैं हम। तो y माइनस y1 देखिए वहाँ पर चार्ट में दिया हुआ है ना, ये देखिए y माइनस y1 ई के का वैल्यू, यहाँ पर ई के था ना, ये वाला ई के, ये जो पॉइंट है ई के, इसका वैल्यू y माइनस y1 ये मिल चुका है। यहाँ पर देखिए y माइनस y1 ये आपको मिल गया। अब बीजे का वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। बीजे का वैल्यू देखिए, बीजे का वैल्यू यहाँ बी और जे ये पॉइंट है, ये यहाँ पर ये लाइन है, इसका वैल्यू निकालने के लिए इसके सामने आएंगे यहाँ पर ये पॉइंट का वैल्यू हमें मिला था उस समय कितना, वाई का वैल्यू वाई मिला था। इस पॉइंट पर भी वाई होगा, यहाँ पर भी वाई होगा, इस लाइन में जितने भी पॉइंट बनेंगे सब पर वाई का वैल्यू वाई होगा। और यहाँ पर का वाई का वैल्यू कितना होगा, तो यहाँ पर वाई का वैल्यू दिया हुआ है y2, तो y2 बड़ा है, ठीक है ना, क्योंकि ये ऊपर है, इससे ऊपर है, ऊपर की ओर जा रहा है। ये लाइन में ऊपर की ओर अगर जाइएगा तो इसका वैल्यू बढ़ते जाता है। तो यहाँ पर ये जो है इसका वैल्यू b पर है, y2 है जो कि बड़ा है, और यहाँ पर y है जो कि छोटा, तो बड़ा वाला में से छोटा वाला घटा देंगे तो बीच का डिस्टेंस निकल जाएगा ना। तो y2 माइनस वाई, तो बीजे का वैल्यू निकल गया y2 माइनस वाई, तो y2 माइनस वाई इसको लिख देंगे। तो ये रहा हमारा बीजे का वैल्यू y2 माइनस वाई, तो ये हमारा निकल गया वैल्यू। अब देखिए अब आपका वैल्यू निकल चुका है, ठीक है ना। अब जब वैल्यू निकल गया और आपका जो प्रोसीजर यहाँ पर जारी है, ये जो प्रोसीजर, इस पर क्या करेंगे कि इसको वैल्यू पुट कर देंगे। जब वैल्यू मिला तो फिर देरी क्यों, उसमें देर नहीं ना करना है, तुरंत उसको वैल्यू को उस पर अरेंज कर देना है। तो एक एक का वैल्यू एक दीजिए, यहाँ पर x माइनस x1, ई जे का वैल्यू x2 माइनस x दीजिए, इस तरह से इसका वैल्यू दे दीजिए। तो m बटा n इक्वल टू यहाँ पर x माइनस x1 बटा x2 माइनस x इक्वल टू y माइनस y1 बटा y2 माइनस y, ये चीज़ हो गया, इसका वैल्यू पुट हो गया। अब इक्वल हो गया, m और n का निकालना था और x का निकालना था और y का वैल्यू निकालना था, यही ना था। यहाँ पर इस पॉइंट पर x y का निकालना था
और एम और एन का वैल्यू निकालना था। यही चीज़ न करना था हमें, जो कि शुरू में मान लिए थे। तो अभी हमें लास्ट में हमें मिलने वाला सेक्शन फार्मूला है, ये बात ध्यान में से हटाइएगा नहीं तो फिर मज़ा ही नहीं आएगा पढ़ने में। तो हम माने थे वैल्यू को, तो वैल्यू को माने थे एम और एन, जो कि हमें अभी पता नहीं है। ये वैल्यू पता चलेगा लास्ट में, तो इसका जो वैल्यू होगा वही फार्मूला होगा। तो एम एन का वैल्यू हमें तो मिलेगा, ठीक है ना, वो सेपरेट करेंगे। और एक्स का वैल्यू मिलेगा, वाई का वैल्यू मिलेगा, जो कि सेक्शन फार्मूला ये निकलेगा। तो एक्स वाई का वैल्यू कैसे हम निकालेंगे? तो एक्स का वैल्यू निकालने के लिए एम एन को एक्स के साथ रखेंगे, और वाई का वैल्यू निकालने के लिए एम एन को वाई के साथ रखेंगे। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। तो ये रहा हमारा ये चीज़ जो हमने वहाँ पर वैल्यू पुट किया, ठीक है ना। तो अब यहाँ से मान लीजिए कि एक्स का वैल्यू निकालना है, तो ये जो एक्स वाला जो टर्म है इसको एम एन के साथ यहाँ पर रखती है ये चीज़, ठीक है ना। इसको आप देख लीजिए ध्यान से। अब यहाँ पर आप क्या करिएगा, सोचिए ज़रा सा। अब ये दोनों इक्वल है, दोनों तरफ फ्रैक्शन में है, तो दोनों तरफ फ्रैक्शन में है तब तो होगा ना मल्टीप्लिकेशन, दोनों तरफ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो चलिए आ जाइए यहाँ पर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने में कोई देरी नहीं होनी चाहिए, तुरंत करिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। एन से एक्स माइनस एक्स वन में गुना करिए, और एम से एक्स टू माइनस एक्स में गुना करिए। तो एन इंटू एक्स माइनस एक्स वन, इसमें इससे गुना कर दिए, एन इंटू एक्स माइनस एक्स वन इक्वल टू एम इंटू एक्स टू माइनस एक्स, एम इंटू एक्स टू माइनस एक्स। चलिए अब आ जाइए यहाँ पर। अब गुना कर दीजिएगा, एन इंटू एक्स तो एन एक्स, और एन इंटू एक्स वन तो एन एक्स वन। अब यहाँ पर एम इंटू एक्स टू तो एम एक्स टू, और एम इंटू एक्स तो एम एक्स, ये चीज़ है। अब आपको निकालना क्या है, क्या चीज़ आपको निकालना है? हम इस टर्म को क्यों लिए थे? क्योंकि हमें एक्स का वैल्यू चाहिए था, इसलिए एक्स वाले टर्म को लिए थे। हमें एक्स का वैल्यू चाहिए, और जिसको वैल्यू निकालना है ना उसको कॉमन लेंगे, किसी न किसी तरह से उसको कॉमन ले ही लेना है। जब कॉमन लेंगे ना तो कॉमन में हमेशा मल्टीप्लाई में रहता है, और जो कॉमन लिए उसका वैल्यू निकालना है तो उसको हम छोड़ देंगे, बाकी सबको बराबर के उस तरफ भेज देंगे, तो उसका वैल्यू निकल जाएगा ना। इसलिए हम कॉमन यहाँ पर लेंगे वही टर्म को जिसका वैल्यू निकालना है। तो देखिए वो टर्म को पता लगाइए कौन कौन सा टर्म है जो कि जिसका वैल्यू निकालना है वो है। तो एक्स का वैल्यू निकालना है, तो एक्स का वैल्यू यहाँ पर देखिए, एक्स का टर्म ये है एन एक्स, और कोई है, और यहाँ पर है एम एक्स। ये दोनों सिर्फ एक्स का टर्म है, बाकी अलग अलग टर्म है। तो एक वाले टर्म को एक तरफ करेंगे, तो एम एक्स इधर माइनस में है तो इधर आ गया, तो एम एक्स प्लस में हो गया, ठीक है ना। और यहाँ पर एन एक्स माइनस, यहाँ पर प्लस में है तो प्लस में ही रह गया। और ये जो एन एक्स वन जो है ये माइनस में है तो इधर आ गया प्लस में एन एक्स वन यहाँ पर। और एम एक्स इधर पहले से ही एम एक्स टू जो था पहले से ही था प्लस में था, और इधर प्लस में ही रह गया। अब देखिए अब यहाँ पर ये दोनों को एक तरफ ला दिए कॉमन लेने के लिए, तो कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन यहाँ पर ले लीजिए, एक्स यहाँ पर कॉमन आ गया, और एम प्लस एन इसका आ गया, बच गया। तो एम प्लस एन को क्या करेंगे कि भगा देंगे, क्योंकि हमें सिर्फ अकेला एक्स का वैल्यू चाहिए, ना कि एक्स इंटू एम प्लस एन का वैल्यू चाहिए। तो हमें एक्स का वैल्यू चाहिए, तो इसका जो मल्टीप्लाई में जो है एम प्लस एन को हम उस तरफ भेज देंगे। तो इधर मल्टीप्लाई में तो उधर डिवीजन में एक्स का वैल्यू निकल गया। यहाँ पर आप देख रहे हैं ना एक्स का वैल्यू निकल चुका है। अब आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है, एक्स का वैल्यू आ गया तो वाई का वैल्यू भी आ जाएगा इसी तरह से। देखिए यहाँ पर एक्स का वैल्यू यहाँ पर मिल गया है आपको, ठीक है ना। ये एक्स का प्रोसीजर था, और यहाँ पर वाई का प्रोसीजर ये है। तो वाई के लिए क्या करेंगे कि वाई का टर्म एम बटा एन के साथ रखेंगे, तो एम बटा एन ये हो गया, और वाई का टर्म ये हो गया, वाई माइनस वाई वन बटा वाई टू प्लस वाई टू माइनस वाई, ये चीज़ है वाई का टर्म। और एम एन के साथ इसको कंपेयर किए हैं। चलिए अब इसमें क्या करना है, इसको ध्यान से एकदम देखिए। इसको जब इक्वल आ गया, दोनों तरफ फ्रैक्शन में है, तो जो करना है यहाँ पर आप कर सकते हैं, उसके लिए एकदम आज़ाद है। तो इसको जैसे तैसे काट छाट करिए, काट छाट माने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, तो जो एन है एन को वाई माइनस वाई वन से गुना करेंगे, और एम को वाई टू माइनस वाई से करेंगे। तो एम इंटू वाई टू माइनस वाई, और एन इंटू वाई टू माइनस वाई माइनस वाई, वाई वन। तो देखिए एम इंटू वाई टू माइनस वाई इक्वल टू एन इंटू वाई माइनस वाई वन, ये चीज़ हो गया। अब गुना कर दीजिए, तो एम से वाई टू में गुना करिए तो एम वाई टू, और एम से वाई में गुना करिए तो एम वाई वन, माइनस में, क्योंकि यहाँ पर साइन था माइनस। अब यहाँ पर एन से गुना करना है वाई में, तो एन वाई,
अब वो n से y1 में तो ny1। अब क्या करना है ना कि हमें y का वैल्यू निकालना है, तो y का वैल्यू निकालना है तो उसको एक तरफ कर देंगे, y के टर्म को, y के टर्म जितने भी होंगे उसको एक तरफ करेंगे। एक तरफ क्यों करेंगे कि हमें, क्योंकि उसी का कॉमन लेना है। जब कॉमन लेंगे ना तो लास्ट में कॉमन में रहेगा जिसका वैल्यू जिसका निकालना है y रहेगा कॉमन, तो y के साथ जितना भी रहेगा सबको उस तरफ भेज देंगे। तो इसलिए हम इसको कॉमन लेंगे और कॉमन लेंगे y वाले टर्म को, क्योंकि हमें y का वैल्यू चाहिए। तो y वाले टर्म यहाँ पर देखिए तो कौन कौन है, तो यहाँ पर y वाले टर्म है my और यहाँ पर y वाले टर्म है ny। तो y1 और my और ny दोनों को एक तरफ कर दिए। तो my जो है इधर माइनस में तो माइनस में, और इधर ny इधर प्लस में तो इधर भी आएगा तो माइनस में रहेगा, ये माइनस में हो जाएगा। तो ये दोनों के दोनों माइनस में आ गए, और ये प्लस में था तो my2, तो my2 इधर आया तो माइनस में हो गया, और ये भी बेचारा ये जो था ये ny1 ये भी माइनस में ही रह गया। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सब चीज़ माइनस में, पूरे के पूरे माइनस में, इधर दोनों के दोनों टर्म माइनस में, और इधर भी दोनों के दोनों टर्म माइनस में। तो क्या करेंगे कि माइनस माइनस सीधे एकदम काट दीजिए बिना मोह माया के, इसमें कोई दोहराए नहीं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर माइनस को सबको काट दिए तो सभी प्लस में बदल गया। अब प्लस में बदल गया तो अब इसमें आपको क्या करना है कि कॉमन लेना है। यहाँ पर कॉमन लेने के लिए टर्म को अलग किए थे तो कॉमन लेना भूलेंगे नहीं। यहाँ पर y को कॉमन ले लिए, y इंटू एम प्लस वन, तो y इंटू एन प्लस वन हो गया इक्वल टू my2 प्लस ny, ये चीज़ हो गया आपका। तो अब y को निकालना है, तो y का वैल्यू निकालना है, तो y के साथ जितने भी हैं सबको उधर भगा दीजिए, क्योंकि हमें y का सिर्फ अकेला चाहिए, इसका अकेला वैल्यू चाहिए, इसके साथ कितना तुलना हो सके वो चाहिए हमें। तो y को रखिए, बाकी सबको उधर भेज देंगे। तो y के साथ m प्लस n था जो कि मल्टीप्लाई में था, तो इधर जाएगा तो डिवीजन में होगा, तो ये डिवाइड में हो गया, इधर m प्लस n, तो ये हमारा y का वैल्यू हो गया। अब आपको पता है क्या मिला है, अब आप देखिए आपको क्या मिला है, आपको भी पता नहीं चल रहा है क्या? देखिए आपको मिल गया है आपका सेक्शन फार्मूला, ये जो है ना एक्स वाई, यही चीज़ है आपका सेक्शन फार्मूला। ये आप किताब खोल करके देखिएगा तो यही चीज़ आपको मिलेगा वहाँ पर, ये सेक्शन फार्मूला है। यही कि उसमें एम एन जो है ना उसमें माना गया है एम एन की जगह पर m1 m2, ठीक है ना। तो वेरिएबल में आप कुछ भी मान सकते हो, उसके लिए आप एकदम आज़ाद हो, बहुत खुल करके जैसे आपको मानना है वैसे मानो। इस तरह से आप मान लोगे तो आपका m1 m2 मानो या mn मानो, तो मैंने शुरू में mn माना था तो लास्ट में mn ही आएगा। तो ये हमारा हो गया सेक्शन फार्मूला। इस तरीक़ा से आप सेक्शन फार्मूला को आप लिख सकते हो, ये आपका सेक्शन फार्मूला हुआ। तो ये हमारा पहले देखिए कि आपको क्या मिला, एक्स वाई का वैल्यू मिला। एक्स वाई क्या था, तो यहाँ पर पॉइंट था जो कि इसको m/n के रूप में डिवाइड कर रहा था। तो हमें तो ये पॉइंट तो मिल गया, लेकिन mn का मतलब ये सॉलिड वैल्यू नहीं ना मिला mn का, तो mn का वैल्यू अलग अलग कैसे निकालेंगे। तो इसी फार्मूला में क्या करेंगे कि फेर बदल करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको साफ दिख रहा है कि बटा में m प्लस n है, तो इसको इधर ला देंगे और उसको उधर भेज देंगे यार। तो फिर m प्लस n रहेगा तो m का चाहिए तो m का रखेंगे और n को उधर भेज देंगे, ऐसे करके m एक तरफ आ जाएगा। देखिए कैसे जैसे मान लीजिए एक्स वाले फार्मूला में आ गए, एक्स का वैल्यू वाले में, तो एक्स वाले में था कि एक्स इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n, ये चीज़ था। तो एक्स को इधर ला देंगे और mn को उधर भेज देंगे, क्योंकि हमें इसी में से दोनों का वैल्यू चाहिए। तो अगर m प्लस n दोनों का वैल्यू चाहिए, मैंने कि m प्लस n मैंने पूरा लाइन का लंबाई, ये जो लाइन था इधर n और इधर m, मैंने पूरा लाइन का लंबाई चाहिए, तो यही रह जाएगा आपका फार्मूला। इसी फार्मूला का यूज करोगे। अगर खाली n का चाहिए तो ये फार्मूला का यूज करोगे, क्योंकि अगर m चाहिए तो n को उधर भेज देंगे, m को रखेंगे n को उधर भेज देंगे। अगर n का वैल्यू चाहिए तो n को यहाँ पर रखते और m को उधर भेज देते। तो m n का सेपरेट निकालने के लिए ये आपका फार्मूला रहा, ठीक है ना। आप इसको नोट कर लें कॉपी में, अभी तुरंत निकाल करके। सिर्फ नोट नहीं करेंगे, इसको जैसे मैंने बताया वैसे आप भी सोल्व करने का प्रयास करेंगे। अब y वाले फार्मूला में देखेंगे कैसे mn का वैल्यू निकाला जाए। तो y इक्वल टू my2 प्लस my1 था और बटा में था m प्लस n, तो y को उस तरफ कर देंगे, m प्लस n को इस तरफ ला देंगे। तो m प्लस n इस तरफ आ गया, तो जिसका वैल्यू चाहिए m प्लस n मैंने पूरा लाइन का लंबाई इतना आ ही गया है। और अगर खाली m चाहिए तो n को उधर भेज देंगे, अगर खाली n चाहिए तो m को उधर भेज देंगे, ठीक है। इस तरह से आपका ये भी फार्मूला निकल गया, और ये आप आसानी से m का वैल्यू अलग निकाल सकते हैं। ये जो आपका लाइन जो है, ये जो लाइन, ये आप n का वैल्यू अलग निकाल सकते हैं और m का वैल्यू अलग निकाल सकते हैं। ये आपका फार्मूला अलग से हो गया।
सेक्शन फार्मूला के साथ साथ मैंने ये भी बता दिया। तो आपके पास इतने सारे फार्मूले हो गए जो कि आपने खुद से बनाए हैं। ये आपने ना ही किताब में आप देखें और ना ही आप किसी टीचर की मदद लिए, या आप खुद से बना लिए, ये समझें। और आप कॉपी में इसे बार बार ट्राई करें, 2-3 बार कम से कम ट्राई करें। 2-3 बार ट्राई करिएगा तो ये कभी नहीं भूलिएगा, ये आपके सदा आपके पास रहेगा। ये आपके साथ कभी नहीं छोड़ने वाला यह फार्मूला, क्योंकि जब आप किसी भी फार्मूला का डिराइव करते हैं या खुद से बनाते हैं तो वो फार्मूला कभी आप भूलिएगा नहीं। तो इस तरह से आप एम का वैल्यू निकाल सकते हैं, एन का वैल्यू निकाल सकते हैं, इसका क्वाड्रेंट फाइंड कर सकते हैं। ये तो आपका यही रहा सेक्शन फार्मूला। तो बहुत अच्छा से उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अगर आप अभी भी अगर आप नहीं समझे तो आप जा कर के कमेंट सेक्शन में आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही है उस प्रॉब्लम को नोट के रूप में लिख करके वहाँ पर भेज दे। जो भी प्रॉब्लम है वहाँ पर लिखें और पोस्ट कर दें कमेंट को। मैं हर एक एक कमेंट का वैल्यू देता हूँ, हर एक कमेंट मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आप इस तरह से हर तरह से आप प्रश्न पूछिए। इसमें अगर छोटा छोटा भी अगर कोई स्टेप नहीं समझ में आए ना तो उसको कमेंट में ज़रूर रखें, क्योंकि अगर आप छोटा सा स्टेप अगर भूल जाते हैं, नहीं कंप्लीट होता है तो आपको बहुत बड़ा प्रॉब्लम का कारण बन सकता है, कन्फ्यूजन का कारण बन सकता है। इसलिए प्रश्न पूछने में बिल्कुल भी नहीं घबराएं। और यहाँ पर आपको कोई देख नहीं रहा है कि क्या पूछ रहा है, जो मन में आए जितना भी छोटा क्वेश्चन आए बच्चों की तरह पूछें। क्लास में तो होता है कि थोड़ी सी इज्जत भी चली जाती है, लेकिन वैसा नहीं होना चाहिए। किसी भी तरह का क्वेश्चन आए उसे पूछना चाहिए। आप कमेंट सेक्शन में जाइए, वहाँ पर आप जो भी इसमें प्रॉब्लम आ रहा है वहाँ पर आप अपना प्रॉब्लम दीजिए। मैं हर एक कमेंट को देखता हूँ, हर एक कमेंट का जवाब देता हूँ। कोई पूछता है उसका जवाब देता हूँ, मैं हर एक कमेंट को हर्ट देता हूँ। इसलिए आप कमेंट करना ना भूलें। आप कमेंट में आप ज़रूर पूछें। धन्यवाद।